हेलो एंड वेलकम टू जीएसटी पाठशाला। सीए प्रीति परिहार दिस साइड। आज की क्लास में हम लोग सीए इंटर का जो जीएसटी का पेपर है, लेटेस्ट अटेम्प्ट यानी कि जुलाई 2021 वाला, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट जीएसटीफाइड। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. It made contract with dealers that purchase of AC of capacity 1.5 ton in the month of October 2020 of quantity of more than 50 units will entitle them for 10% discount. ओके, एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, अपने डीलर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर आप 1.5 टन एसी है उसको अगर आप परचेज करते हो मोर देन 50 यूनिट्स, मतलब 50 यूनिट से ज्यादा अगर आप खरीदते हो तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 इज ₹50 लाख। डिटेल्स ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई, पहले इंटरस्टेट सप्लाई की डिटेल दे रखी है, सिंगल डिटेल दी है, और उसके बाद में इंट्रास्टेट सप्लाई की 3 डिटेल्स दे रखी है, मतलब 3 तरह की चीजें हैं वो इंट्रास्टेट उन्होंने बेची है। Supply of microwave oven 15 lakh. Supply of refrigerators with stabilizers being a mixed supply. Rate of GST on refrigerator is 28%, 14% CGST and 14% SGST. Rate of GST on stabilizer is 18%, 9% CGST and 9% SGST. टोटल वैल्यू है रेफ्रिजरेटर विद स्टेबलाइजर की 40 लाख रुपीज। ठीक है ना, तो ये 40 लाख रुपीज है, ये इन्होंने बेचे हैं एज अ मिक्स्ड सप्लाई। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि रेफ्रिजरेटर और स्टेबलाइजर का जो कॉम्बो है इट इज अ मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है। सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर्स ऑफ कैपेसिटी 1.5 टन एट द रेट ऑफ ₹50,000 पर एयर कंडीशनर। एसी सप्लाई की 1.5 टन कैपेसिटी वाले, टोटल सेल वैल्यू कितनी है 50 लाख रुपीज, और एक यूनिट की प्राइस कितनी है 50,000 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कितने यूनिट्स बेचे इसके 50 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, तो टोटल यूनिट्स आए 100। तो 100 एसी बेचे 1.5 टन कैपेसिटी वाले। ठीक है। उसके बाद क्या दिया, इंट्रास्टेट इनवर्ट सप्लाईज आर। उसके बाद परचेज की डिटेल्स दी। परचेज कैसे की है भाई, इंट्रास्टेट की है। ठीक है ना, 3 तरह की इनवर्ट सप्लाई की डिटेल दे रखी है। रॉ मटेरियल खरीदा 20 लाख का, जिम मेंबरशिप ली एम्प्लॉइज के लिए 50,000 रुपीज की, ट्रक परचेज किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स 30 लाख रुपीज का। ठीक है ना, तो ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, इस पे जीएसटी कितना लगेगा वो हमको अलग से कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मेड सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर्स कैपेसिटी 1.5 टन टू ओनली वन डीलर नेम्ड मिस्टर एल। ओके, ये जो एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ने एसी सप्लाई की, एसी सप्लाई की डिटेल हमको दे रखी है ये वाली। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि सारी के सारी जो एसी है ये सिर्फ एक ही डीलर को दिए हैं, मिस्टर एल को। तो हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया है कि टोटल कितने एसी दिए थे, टोटल 100 एसी है वो सप्लाई किए मिस्टर एल को। ऊपर एक डिटेल दे रखी थी हमको, क्या डिटेल दे रखी थी कि कोई भी अगर 50 यूनिट से ज्यादा खरीदेगा तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये मिस्टर एल है, इन्होंने क्या किया है, इनको 100 एसी है वो सप्लाई हुए हैं, तो क्योंकि क्वांटिटी 50 से ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा 10% डिस्काउंट है वो एप्लीकेबल होगा इस सिचुएशन में। ठीक है ना, एसी की सेल पे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो सेल वैल्यू दे रखी है ये ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है, इसमें से अभी डिस्काउंट लेस होगा फिर हमारी टैक्सेबल वैल्यू आएगी, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है ना। ओके, जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉइज इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर एनी लॉ। तो ये कह रहा है कि ये जो जिम वाली मेंबरशिप दे रखी है 50,000 की, ये कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपनी ने अपनी मर्जी से क्या किया है एम्प्लॉइज को ये जिम मेंबरशिप दी है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इज एज अंडर, आईटीसी लेजर के ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के। ठीक है। उसके बाद नोट्स दे रखे हैं। फर्स्ट, rate of CGST, SGST and IGST are 9%, 9% and 18% respectively for both inward and outward supplies except where specifically provided. तो जहां पे भी रेट अलग से नहीं दे रखी है वहां पे हम कौन से रेट लेंगे, CGST, SGST तो 9% और 9%,
IGST है तो 18%, ठीक है। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स कंप्यूट करेंगे वो डायरेक्टली उस अमाउंट के ऊपर कंप्यूट करेंगे, ठीक है ना। कम टैक्स नहीं है, अलग से हमको उसी अमाउंट पे टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूज आर एक्स टैक्स वैल्यूज, ठीक है। ऑल द कंडीशंस फॉर अवेलिंग ITC हैव बीन फुलफिल्ड, ITC की सारी कंडीशंस है वो फुलफिल हुई है। कंप्यूट द नेट GST पेएबल इन कैश, क्या कंप्यूट करना है कि कैश में कितना टैक्स है वो पे करना है एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने के लिए तुमको दो बेसिक चीजें चाहिए होती है। पहला, आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है वो कंप्यूट करनी होती है, मतलब आपकी सेल कितनी है और उस पर आपका टैक्स कितना बनता है, टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सेकेंड स्टेटमेंट आपको बनाना होता है कि ITC लेजर में आपके बैलेंस कितना पड़ा है, मतलब आपके पास यूटिलाइजेशन के लिए ITC कितना अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद हम कंप्यूट करते हैं कि हमको हमारी जो भी लायबिलिटी आई है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, उसको पहले हम सेट ऑफ करेंगे हमारे ITC लेजर में जितना बैलेंस है उससे, और पीछे जो बचेगा वो हमको कैश में पे करना है, ठीक है। तो अब मैं ये क्वेश्चन है पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, मैं सिर्फ तुमको गाइड करूंगी कि तुमको ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद तुमको अपना रजिस्टर और पेन लेना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अटेंड करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटेशन पार्ट होगा वो किसका होगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हमको कंप्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यानी कि हमको आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स देखनी है। देखो सबसे पहले हमको डिटेल दे रखी है, एक इंटरस्टेट सप्लाई दे रखा है, ठीक है, ये 50 लाख रुपए। तो इंटरस्टेट सप्लाई है तो इस पे क्या लगेगा, इस पे IGST लगेगा, क्या रेट से लगेगा, क्या अलग से रेट दे रखी है, नो। तो हम जो फुटनोट में जो नॉर्मल रेट दे रखी है 18% वो लेंगे। तो इस 50 लाख रुपीस पर 18% की रेट से टैक्स कंप्यूट कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखी है इंट्रास्टेट सप्लाई की डिटेल्स, मतलब ये जो तीनों है इन सब पे क्या लगेगा, इन सब पे C&S लगेगा, CGST और SGST वाली रेट लेनी है हमको, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले माइक्रोवेव है, उसके ऊपर क्योंकि अलग से रेट नहीं दे रखी है तो CGST और SGST की हम लोग 9% वाली रेट लेंगे, ठीक है, 9% ईच। ओके, तो 50 लाख में 9% की रेट से टैक्स कंप्यूट करना है, CGST और इक्वल अमाउंट ऑफ SGST। उसके बाद में रेफ्रिजरेटर विद स्टेबलाइजर, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है मिक्स्ड सप्लाई है। तो एज पर सेक्शन 8B अगर मिक्स्ड सप्लाई होती है तो हम क्या करते हैं, हम कॉम्बो में अलग अलग जो आइटम्स है उनकी रेट्स देखते हैं और जो हाईएस्ट रेट होती है वो लेते हैं। हमारे कॉम्बो में रेफ्रिजरेटर और स्टेबलाइजर है यानी कि 28% और 18% की रेट है, तो हाईएस्ट रेट हम लेंगे 28% वाली, ठीक है। क्योंकि इंट्रास्टेट सप्लाई है तो हम 14% और 14% की रेट लेंगे, ठीक है। और इस एंटायर अमाउंट पे 40 लाख पे जो टैक्स कंप्यूट होगा वो 14% और 14%, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सी रेट लगाएंगे, 14% ईच, CGST और SGST, ठीक है। थर्ड, AC 1.5 टन कैपेसिटी वाले जो AC थे उसकी वैल्यू हमको दे रखी है 50 लाख रुपीस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे डिस्काउंट पहले हमको कंप्यूट करना पड़ेगा, पहले इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी कि टैक्सेबल वैल्यू सेक्शन 15 में जाके आती है। तो सेक्शन 15 क्या कहता है कि भाई अगर जो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम क्या करते हैं, हम लेस करते हैं प्रोवाइडेड इट इज मेंशन्ड ऑन द फेस ऑफ इनवॉइस। तो आपको क्या करना है, ये एक फुट नोट देना है, नीचे डिटेल नोट देना है कि सेक्शन 15 में ऐसे लिखा हुआ है कि डिस्काउंट अगर कोई भी होता है ट्रेड डिस्काउंट तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको जो वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई उसमें से क्या करते हैं, हम लेस करते हैं, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू कंप्यूट करते हैं। तो उसका रेफरेंस देते हुए एक नोट देना है, ठीक है। अलॉन्ग विथ कि भाई क्योंकि इन्होंने 50 यूनिट से ज्यादा परचेज किया है इसलिए इनको ये डिस्काउंट मिल रहा है, वो वाला पूरा आपको एक डिटेल नोट देना पड़ेगा, ठीक है। तो होगा क्या, 50 लाख में से हम लोग पहले 10% डिस्काउंट लेस करेंगे। तो 50 लाख का 10% कितना होता है, इट इज 5 लाख, ठीक है। तो पीछे कितना आया, 45 लाख। तो ये 45 लाख है, ये हमारी क्या हो गई, ट्रांजैक्शन वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू हो गई। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, टैक्स कंप्यूट करेंगे। क्या अलग से रेट दे रखी है, नो। तो कौन से रेट लेंगे, 9% एंड 9%। तो यहाँ पे क्या रेट से लगेगा, 9%
ईच, CGST और SGST, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आपका जो टैक्स पेबल है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, वो कंप्यूट होगी, ठीक है। इसको तुमको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है अलॉन्ग विद वर्किंग नोट्स, ठीक है ना। फुटनोट है वो आपको देना है याद से, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। ओके चलो जी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के बाद में हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारे आईटीसी लेजर में क्या बैलेंस है वो कंप्यूट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईटीसी लेजर में जो ओपनिंग बैलेंस है वो देखेंगे, ठीक है। तो हमारे आईटीसी लेजर में ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं, ये देखो, ये रहे 58,000, 70,000 और 10 लाख रुपीज, ये हमारे आईटीसी लेजर का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब इस ओपनिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगा इस मंथ हमने जो जो भी परचेज की है, इनवर्ट सप्लाई हुई है, उसमें से जिस में भी क्रेडिट मिलता है वो वाला जो टैक्स का अमाउंट है वो क्रेडिट है, हम कंप्यूट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल्स क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदा, ये रॉ मटेरियल की हमको वैल्यू दे रखी है, रॉ मटेरियल पे क्रेडिट ऑलवेज मिलता है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और ये जो इनवर्ट सप्लाई है रॉ मटेरियल की, ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे जो भी क्रेडिट आएगा वो CGST और SGST का आएगा। तो आप क्या करोगे, 9% और 9% आप कंप्यूट करोगे, ठीक है ना। किस पे, 20 लाख पे, 20 लाख का 9% CGST का क्रेडिट जो भी आया वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 9% SGST का क्रेडिट जो भी आया वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट है इसलिए, ठीक है। सेकेंड वन इज जिम की मेंबरशिप। ओके, जिम की मेंबरशिप है, सेक्शन 17(5) है, वो क्लियरली बताता है कि जो जिम की या ये जो क्लब्स की मेंबरशिप्स होती है उस पर क्रेडिट कब मिलेगा, सिर्फ एक सिचुएशन में, अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, कोई ऐसा लॉ है जो ये बोलता है कि कंपनी को जिम की मेंबरशिप है वो देनी पड़ेगी, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप है वो देनी ही पड़ेगी। अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ऐसी कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है नहीं तो क्रेडिट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो इसका तुमको क्या देना है, फुटनोट देना है डिटेल्ड, और इसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद ट्रक परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक खरीदा। नाउ सेक्शन 17(5) में जो रेस्ट्रिक्शन है दैट इज रिलेटेड टू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई भी व्हीकल खरीदते हो उस पे किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब इस पे आपको क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, इस पे मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, 9% और 9% बिकॉज अगेन इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इसका भी आप क्या करोगे, 9% कंप्यूट करोगे और यहाँ पे आप ऐड कर दोगे, ठीक है, फिर 9% कंप्यूट करोगे 30 लाख का और यहाँ पे भी आप ऐड कर दोगे, ठीक है। ओके, इसके अलावा और कोई हमको इनवर्ट सप्लाई की डिटेल नहीं दे रखी है, तो ये कंप्यूट करने के बाद क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या आ जाएगा, हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस बोलो या ये बोलो बैलेंस अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। ओके चलो, ये भी निकल गया। अब आप क्या करोगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसको अब आप पे करोगे, किससे पे करोगे भाई, जीएसटी लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले तो आईजीएसटी का बैलेंस है वो पूरा यूज कर लो, ठीक है। वो पूरा यूज करने के बाद में आप क्या करो, सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्या कर लो, यूज कर लो, पीछे जो भी बचे वो आप कैश में पे कर दो। ना अगर आपको ये जो आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी के जो क्रेडिट के बैलेंसेस है इनको कैसे कैसे यूज करें, पहले कौन सा यूज करें, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली इसको हम कैसे कौन से टैक्स को पेमेंट में यूज करें, अगर इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है, इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी होती है, तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें मैंने आपको इजीएस्ट वे बताया है कि कैसे आप जो ये आईजीएसटी का जो बैलेंस होता है उसको आप कैसे बेस्ट वे में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो और आपका आंसर आपको कोई ट्रायल एंड एरर करके नहीं देखना पड़ेगा और आपका वेरी फर्स्ट हिट में ही एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो वो वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगी, इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू मे चेक दैट आउट, ठीक है। तो विद दिस हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। A Limited procured the following goods in the month of December 2020.
ए लिमिटेड ने कुछ गुड्स प्रोक्योर किए दिसंबर 2020 में, उसकी डिटेल्स दे रखी है। सबसे पहले परचेज किए गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग एन एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, trucks used for transportation of inputs in the factory, inputs used in trial runs, confectionery items for consumption of employees working in the factory, cement used for making foundation and structural support to plant and machinery। ये 6 तरीके के गुड्स है वो परचेज किए हैं, ठीक है ना। Compute the amount of ITC available with A Limited for the month of December 2020 by giving necessary explanations. Assume that all the other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Okay, तो आपको क्या बताना है कि ये जो 6 आइटम्स दे रखे हैं इनमें से किस किस पे क्रेडिट मिलेगा और टोटल जो क्रेडिट है ए लिमिटेड को इस मंथ में मिलने वाला है वो टोटल अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है, हमने एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक एडिशनल फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, उसके लिए हमने कुछ गुड्स खरीदे। तो सेक्शन 17(5) में क्लियर कट रेस्ट्रिक्शन है, अगर आप कोई भी इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज यूज करते हो, किसी भी तरीके के गुड्स अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हो, उन गुड्स की या उस एक्सपेंस को आप कैपिटलाइज कर देते हो, तो उसके ऊपर आपको कोई तरह का क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है। बट अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो प्लांट एंड मशीनरी है और आप प्लांट एंड मशीनरी का फाउंडेशन ले कर रहे हो या फिर उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट बना रहे हो, उसमें अगर गुड्स यूज किए प्लांट एंड मशीनरी के रिलेशन में, तब तो मिल जाएगा। बट अगर एक नॉर्मल सिविल स्ट्रक्चर है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो नहीं मिलेगा। सो हमारा केस एक नॉर्मल सिविल स्ट्रक्चर का है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो इस अमाउंट पे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 17(5) में क्लियर कट डिनायल है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने कुछ गुड्स है वो एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सेक्शन 17(5) में एक क्लॉज है जो क्या कहता है, अगर आप कोई भी गुड्स है वो एज अ फ्री सैंपल या एज अ गिफ्ट अगर आप दे देते हो किसी को, तो उसके ऊपर क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगेन सेक्शन 17(5) में ब्लॉक कर रखा है, तो इसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ट्रक्स है वो आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स में यूज करते हो, तो सेक्शन 17(5) है उसमें जो रेस्ट्रिक्शन दे रखी है व्हीकल से रिलेटेड, दैट रेस्ट्रिक्शन इज पर्टेनिंग टू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्हीकल्स यूज होते हैं उससे रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 17(5) में नहीं है, और हमारा केस किसका है, गुड्स ट्रांसपोर्ट का, और सेक्शन 17(5) है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के व्हीकल से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस देता है, तो इस पे क्या होगा, क्रेडिट मिलेगा, बिकॉज सेक्शन 17(5) की रेस्ट्रिक्शन है वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल्स पे एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इनपुट्स यूज्ड इन ट्रायल रन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इनपुट्स है हमने ट्रायल रन में यूज किए। ट्रायल रन क्या होता है, फुल्ली फ्लेज्ड प्रोडक्शन है किसी चीज का स्टार्ट करने से पहले हम क्या करके देखते हैं, ट्रायल रन करके देखते हैं कि क्या हम ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उससे क्या हमको एक परफेक्ट फिनिश्ड गुड्स मिलेगा क्या। अब ट्रायल रन है वो फेलियर भी हो सकता है, ट्रायल रन सक्सेसफुल भी हो सकता है। जीएसटी लॉ में ट्रायल रन से रिलेटेड कोई भी रेस्ट्रिक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दे रखी है, बट जो सेक्शन 17(5) है उसमें क्लॉज है, वो क्लॉज क्या कहता है, ये जो फ्री सैंपल और गिफ्ट वाला जो क्लॉज है, सेम उसी क्लॉज में जो लैंग्वेज लिख रखी है वो क्या कहती है कि क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर कोई भी गुड्स है वो लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं या क्या हो जाता है, गुड्स आप राइट ऑफ कर देते हो, डिस्पोज ऑफ कर देते हो, या फिर वो गुड्स है वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से वो खराब हो जाते हैं, चोरी हो गए, आग लग गई, किसी भी तरीके से अगर गुड्स है या वो इनपुट्स है वो मतलब आउटपुट सप्लाई में काम नहीं आते हैं, मतलब आप उसको बिजनेस पर्पस से यूज नहीं कर पाते हो फॉर एनी रीजन, तो उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो फार एज ट्रायल रन इज कंसर्न, अगर ट्रायल रन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब उन इनपुट से आपने सक्सेसफुली फिनिश्ड गुड्स बना लिए हैं जो आप मार्केट में सेल कर सकते हो, तब तो इन इनपुट्स पे क्रेडिट मिल जाएगा। बट अगर आपका ट्रायल रन है वो क्या हो गया है, फेल हो गया है, तो क्या होगा, आपके इनपुट्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो फिनिश्ड गुड्स बनाए हैं वो आप सेल करने की कंडीशन में
नहीं हो तो उस पे क्या होगा, ट्रायल रन फेल हो गया है तो वो वाला क्लॉज हिट होगा, ठीक है, क्योंकि इनपुट्स क्या हो गए इन द प्रोसेस, वो लॉस्ट हो गए, तो उसके ऊपर क्या होगा, वो क्लॉज हिट हो जाएगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। नाउ आपको क्या करना है, नोट डालना है, डिटेल्ड नोट डालना है, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो पूरा की पूरा एक्सप्लेन करते हुए, और उसके बाद में आप जो भी असम्पशन लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कन्फेक्शनरी आइटम्स फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री। तो एम्प्लॉइज के लिए कुछ खाने पीने की चीजें आपने मंगवाई, तो फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है उसका क्रेडिट सिर्फ कुछ लिमिटेड सिचुएशंस में मिलता है। पहला तो क्या है, अगर आपकी इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई सेम है, ठीक है, जो हमारा केस है नहीं। सेकेंड, अगर आपकी जो इनवर्ड सप्लाई है, मतलब आपकी जो F&B की सप्लाई है वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई का एक पार्ट है तो क्रेडिट मिलेगा, वो भी ये है नहीं। थर्ड केस, अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि कंपनी को अपने एम्प्लॉइज को फूड एंड बेवरेजेस की फैसिलिटी है वो देनी ही देनी है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक केस है तब तो इस पे क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि ऐसा कोई भी हिंट दे नहीं रखा है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, एक पूरा डिटेल्ड नोट डालना है, उसके बाद में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, लास्ट वन इज सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी। हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्लांट एंड मशीनरी है और उसके स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए या फाउंडेशन ले करने के लिए आपने कोई भी गुड्स परचेज किए तो उस पर क्या होगा, क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये पूरा ऐसे सॉल्व करना है। ध्यान रखना, इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हो ईच एंड एवरी पॉइंट को तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज अगर आपने शॉर्टकट मार दिया कि भाई आंसर तो निकाल दिया, सब ऐड करके, इसको ऐड करना है, इसको इग्नोर करना है, वो करके आंसर तो निकाल दिया, बट वर्किंग आपकी जो फुटनोट्स है वो प्रॉपर नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये एक मतलब थ्योरी डोमिनेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Explain the composite supply and mixed supply. If a trader launches a package sales for marriage contain double bed refrigerator, washing machine, wooden wardrobe at a single rate, he is issuing invoice showing value of each good separately. Whether this is case of mixed supply or composite supply, explain. Okay, तो सबसे पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कंपोजिट सप्लाई क्या होती है और मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है। फिर आपको ये डिटरमाइन करना है कि इसने ये जो कॉम्बो बना के दिया है जिसमें ये डबल बेड रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और वुडन वार्डरोब है, वो एक सिंगल प्राइस पे सप्लाई कर रहा है, तो ये वाला जो कॉम्बो है ये कंपोजिट सप्लाई होगी या मिक्स सप्लाई का केस होगा, ठीक है। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि वैसे तो ये इसको एज अ कॉम्बो सेल कर रहा है, बट जब ये इनवॉइस इश्यू करता है तो वहां पर ये क्या करता है कि हर एक चीज की, जैसे रेफ्रिजरेटर है उसकी क्या कर दी उसने, सेपरेट रेट उसके आगे लिख दी, ठीक है। डबल बेड की रेट उसने अलग से लिख दी, वुडन वार्डरोब की अलग से लिख दी, सबकी रेट अलग अलग लिख रहा है वो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, मतलब टैक्स कैसे कंप्यूट होगा, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। तो भाई कंपोजिट सप्लाई सुपर सिंपल, दो या दो से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बना के, कॉम्बो बना के जब सामने वाले को देते हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, तो वो होती है कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई में जो आपने कॉम्बो बनाया है उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है, मतलब एक जो सप्लाई है, चाहे गुड्स है चाहे सर्विस है, वो डोमिनेंट होती है और बाकी की सारी सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ओके, मिक्स सप्लाई क्या होती है, जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है वो मिक्स सप्लाई है, मतलब अगर आपने कोई कॉम्बो बनाया से वो आर्टिफिशियली बंडल्ड है, नॉर्मली ऐसा लोग नहीं करते हैं बट आपने कर दिया, आर्टिफिशियली बंडल्ड है, ठीक है ना। या फिर क्या है, सिंपल वर्ड्स में बोलो तो जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है वो मिक्स सप्लाई है, ठीक है। तो पहले तो आपको जो डेफिनेशंस है वो एक्सप्लेन करनी है। अब हम बात करते हैं कि ये वाला जो कॉम्बो है क्वेश्चन में गिवन है ये कैसा केस होगा। तो सबसे पहले तो देखो, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमेशा ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रेफ्रिजरेटर है, वार्डरोब है, ये सब एक कॉम्बो के जैसे ही सप्लाई होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है।
तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला जो टेस्ट है इस पे फेल हो जाता है। तो ये हमारा केस होगा मिक्स्ड सप्लाई का, ठीक है। अब चलो मिक्स सप्लाई तो हो गया, बट ये जो भाई साहब है इन्होंने क्या किया है कि वैसे तो सिंगल प्राइस कोट किए सामने वाले को, बट जब ये बिल बनाने जाते हैं तो क्या करते हैं, सारी चीजों की जो प्राइस है, रेट है, वो अलग अलग लिख रहे हैं। तो इससे क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मिक्स्ड सप्लाई का ही केस रहेगा और इन सब में से जो हाईएस्ट रेट होती है उससे इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, फिर इसने अलग अलग जो प्राइस दिखाई है उसका कोई मतलब नहीं है क्या? नो, ये क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। देखो, मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन में अराइज होता है, जब आप सामने वाले को एक पैकेज ऑफर कर रहे हो। इस सिचुएशन में एक पैकेज ही ऑफर हो रहा है, सामने वाले ने उसको एज अ पैकेज एक्सेप्ट किया है। अब आप बिलिंग कैसे करते हो, दैट इज इममटीरियल। लॉ की नजरों में ये एक पैकेज ही रहेगा, एक कॉम्बो ही रहेगा, और जब भी कॉम्बो आता है तो आपको डिसाइड करना है कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, ठीक है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि मिक्स्ड सप्लाई है, उसके बाद में बिलिंग कैसे हो रही है, दैट इज इममटीरियल फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। P Limited, a registered person, provided following information for the month of October 2020. Intrastate outward supplies 8 lakh, interstate exempt outward supply 4 lakh, turnover of exported goods 20 lakh, payment of IGST 1,20,000, payment of CGST and SGST 45,000 each, payment of custom duty on export 40,000, payment made for availing GTA services 3 lakh rupees. GST is payable on reverse charge for GTA services. Explain the meaning of aggregate turnover under section 26 of CGST Act and compute the aggregate turnover of P Limited for the month of October 2020. All amounts are exclusive of GST. Okay, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, और ये जो P Limited है इसका एग्रीगेट टर्नओवर है वो आपको कंप्यूट करना है। नाउ, अगर आप लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 है सीजीएसटी एक्ट का, उसमें क्या दे रखा है, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दे रखी है। तो अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखो तो उस डेफिनेशन में 4 चीजें हैं, वो क्या होती है, ऐड होती है या कंसिडर की जाती है। 2 चीजें हैं वो कंसिडर नहीं की जाती है, ठीक है। तो क्या क्या कंसिडर किया जाता है? सबसे पहला कंसिडर किया जाता है आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो नॉर्मल सेल होती है, किसकी सेल, टैक्सेबल गुड्स की या टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की। मतलब सबसे पहला क्या ऐड होता है, कंसिडर होता है टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। और क्या एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड होता है, और क्या ऐड होता है, जीरो रेटेड सप्लाई या एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट है गुड्स का और सर्विस का, वो कंसिडर होता है एग्रीगेट टर्नओवर को कंप्यूट करने में। उसके बाद क्या कंसिडर होता है, उसके बाद कंसिडर होता है इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन द पर्संस विद सेम पैन। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड राजस्थान, उसने कोई सप्लाई की किसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुजरात को। तो पर्संस विद सेम पैन है, उन्होंने आपस में अगर कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई की तो वो कंसिडर होगी। तो क्या, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन दी पर्संस विद सेम पैन, ठीक है। अच्छा, ये चारों चीजें तो क्या होती है, कंसिडर होती है। 2 चीजें ऐसी है जो कंसिडर नहीं होती है एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करने में। वो 2 चीजें कौन सी है? सबसे पहले क्या कंसिडर नहीं होता है, जीएसटी लॉ में जो टैक्सेस लगते हैं वो कंसिडर नहीं होते हैं, ठीक है। जीएसटी लॉ में टैक्सेस मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस, यूटीजीएसटी, इनका अगर अमाउंट दे रखा है तो वो हम कभी भी ऐड नहीं करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करते टाइम, ठीक है। ओके, एक और चीज है वो कंसिडर नहीं होती है, वो कौन सी, इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो ऐसी इनवर्ड सप्लाईज जिस पे रिवर्स चार्ज में आप टैक्स पे कर रहे हो, इवन दो आप उस पे टैक्स पे कर रहे हो, बट जब हम आपका एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करेंगे तो वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में कंप्यूट नहीं की जाएगी, उसमें ऐड नहीं की जाएगी, ठीक है। क्यों?
क्योंकि वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, वो आपकी इनवर्ड सप्लाई है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो समरी है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 है उसकी। ठीक है, तो विद दैट अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं वो हम कंसिडर करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट टर्नओवर है वो कैसे कंप्यूट होगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई यस कंसिडर होगी। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई तो चाहे एग्जेम्प्ट है चाहे टैक्सेबल है, दोनों ही आती है इसमें, तो ये तो कंसिडर होगी। ठीक है, उसके बाद इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई, तो यस एग्जेम्प्ट सप्लाई भी कंसिडर होती है। टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, यस एक्सपोर्टेड गुड्स भी कंसिडर होते हैं। ओके, उसके बाद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, जीएसटी लॉ का कोई भी टैक्स कंसिडर नहीं होता है तो ये कंसिडर नहीं होगा। सीजीएसटी आईजीएसटी कंसिडर नहीं होगा। पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन देखी, सिर्फ जीएसटी लॉ के टैक्सेस है उसको ये एक्सक्लूड करता है, कोई और टैक्स है वो एक्सक्लूड नहीं होता है, मतलब ये ऐड होगा। ठीक है, ओके, पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीएस सर्विसेज, अवेलिंग इनवर्ड सप्लाई है जीटीएस सर्विसेज की, और नीचे दे रखा है कि रिवर्स चार्ज लगता है, तो इनवर्ड सप्लाई जिस पे रिवर्स चार्ज लग रहा है वो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 अमाउंट्स है, इनको आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो कंप्यूट हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ Private Limited manufactures beauty soap with the brand name Forever Beauty. XYZ Private Limited has organized a concert to promote its brand. Miss Mahima, its brand ambassador, who is a leading film actress, has given a classical dance performance in the said concert. The proceeds of the concert is rupees 1,25,000. Explain with relevant provisions of GST whether Miss Mahima will be required to pay any GST. What will be the answer if the proceeds of the concert is donated to a charitable organization? ओके, तो आपको क्या बताना है कि ये जो मिस महिमा ने जो परफॉर्मेंस दी है किसकी, क्लासिकल डांस की, और इसके अगेंस्ट में इनको जो पेमेंट मिला है 1,25,000 रुपीज का, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो एग्जेम्पशंस जो हमारी है, जो हमको गिवन है 12/2017 नोटिफिकेशन नंबर में, वो जो नोटिफिकेशन है उसमें एक एंट्री है, वो एंट्री क्या कहती है कि अगर कोई भी पर्सन है वो क्लासिकल डांस फॉर्म में परफॉर्मेंस देता है और उसकी जो प्रोसीड्स है अप टू 1,50,000 रुपीज है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट इस एग्जेम्पशन का एक एक्सेप्शन है, मतलब एक सिचुएशन में ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती है। वो एग्जेम्पशन क्या है, अगर वो जो क्लासिकल डांस की परफॉर्मेंस है वो अगर ये ब्रांड एम्बेसडर की जैसे दी जाती है तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब हमारे केस में मिस महिमा है, ये एज अ ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्मेंस दे रही है, तो इवन दो अमाउंट है 1,50,000 से कम है, स्टिल ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी, तो मिस महिमा को इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, नो एग्जेम्पशन। ओके, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो क्या कहता है कि अगर ये जो प्रोसीड्स है उसको जो ये 1,25,000 रुपीज मिले हैं वो अगर ये डोनेट कर देती है, उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या तब भी जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो जो जीएसटी लॉ है वो एंड यूज की बात कहीं नहीं करता है। जीएसटी लॉ में सिंपल सा फंडा है, अगर आपका ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है और उसके ऊपर कोई तरह की एग्जेम्पशन नहीं है तो आपको जीएसटी देना ही देना है। आप उस पैसे का क्या करते हो, उसका एंड यूज क्या है, वो कहीं पर भी गिवन नहीं है। आप उसका चाहे जो भी करो, लॉ को इससे कोई मतलब नहीं है, जीएसटी तो आपको देना पड़ेगा। तो इवन इफ मिस महिमा ने उसको डोनेट कर दिया, स्टिल जीएसटी तो लगेगा, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ रहा है और कोई एग्जेम्पशन नहीं है। हाँ, उसने जिस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिया, तो वन इज कि इसको फॉरएवर ब्यूटी सोप वाली जो कंपनी है उससे क्या हुआ, XYZ वाली जो कंपनी है उससे मिस महिमा को जो पेमेंट आया उस पे तो टैक्स लगेगा,
मिस महिमा ने आगे उसको डोनेट कर दिया, तो वो वाला जो ट्रांजैक्शन है वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन होगा और इसका मिस महिमा की लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। सो हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मिस महिमा इसको डोनेट भी कर देती है तो भी क्या होगा, ये अमाउंट टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड्स ऑफ मिस महिमा। Our next question is theory question. Pure theory question है। क्या कह रहा है, explain who is required to furnish final return, time limit for filing of final return and late fee for delay in filing final return. सुपर इजी है, कुछ नहीं करना है, जो रट्टा मारा है वो यहाँ पे पूरा की पूरा लिख देना है। सेक्शन 45 है CGST एक्ट का जो फाइनल रिटर्न के बारे में बताता है, वो सेक्शन 45 आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सेक्शन 45 में दे रखा है कि फाइनल रिटर्न किसको फाइल करना है और उसकी जो ड्यू डेट है वो क्या है, ठीक है। और एक सेक्शन 47 है, वो क्या बताता है कि अगर आप फाइनल रिटर्न लेट फाइल करते हो तो आपको लेट फी है वो क्या रेट से पे करनी है, ठीक है। तो प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Examine the following cases and explain with reasons whether the supplier of goods is liable to get registered in GST. आपको 3 केसेस दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रा-स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड सूट्स. His turnover in the current financial year from Himachal Pradesh showroom is rupees 25 lakh. He has 2 more showrooms, one in Manipur and another in Sikkim with a turnover of rupees 15 lakh and 18 lakh respectively in the current financial year. Okay, तो जब भी हमको ये डिसाइड करना होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, इसके लिए हमको क्या कंप्यूट करना होता है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करना होता है, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि एग्रीगेट टर्नओवर है वो पैन इंडिया बेसिस पे कंप्यूट होगा, मतलब उसके जितने भी शोरूम्स, जितनी भी फैक्ट्रीज, जितनी भी ऑफिसेज है, जहां से जितनी भी सेल हो रही है ऑल ओवर इंडिया, वो सारी की सारी आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इसके ये हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, सिक्किम है, इन सब का टर्नओवर हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 18 58, तो 58 लाख का टर्नओवर हो गया। और जबकि जो लिमिट दे रखी है जीएसटी लॉ में वो कितनी है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रेट एप्लीकेबल होती है। तो भाई इसकी तो 58 लाख है, 40 से भी ज्यादा है, तो इसको तो इन एनी केस रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, इस पे लिमिट क्या लगेगी, तो इस पे लिमिट देखो, जो सेक्शन 22(1) है उसमें एक प्रोविजो है। वो प्रोविजो क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है वो किसी भी 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दे रखे हैं, उनमें से किसी भी एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उस पे 10 लाख की लिमिट लगेगी, ठीक है। तो दैट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इज मणिपुर। तो अगर ये मणिपुर से कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई तो इस पे लिमिट क्या है, 10 लाख की एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे नहीं भी जाते तो भी एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट कर दिया तो 58 लाख हो गया, भाई वो तो ज्यादा हो गया है, 40 से भी ज्यादा है, तो इन एनी केस रजिस्ट्रेशन तो इसको लेना ही है। ये लिमिट देखने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं हमको पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर देख लिया, उससे ही आंसर आ गया हमारा, तो ठीक है ना। ओके, और लिमिट चेक करनी हो तो इस पे 10 लाख लगेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित ऑफ तेलंगाना is exclusively engaged in intra-state taxable supply of footwear. क्या कर रहा है, intra-state taxable supply कर रहा है, किसकी, footwear यानी कि goods की कर रहा है, intra-state supply, ठीक है। His aggregate turnover in the current financial year is rupees 25 lakh. Okay, तो क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, घुमा रहा है थोड़ा सा कि इंट्रा-स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स दे दिया। तो इंट्रा-स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स अगर होता है, एक्सक्लूसिवली इंट्रा-स्टेट सप्लाई है टैक्सेबल गुड्स की, तो क्या होता है, एक 40 लाख की लिमिट दे रखी है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली वो जो लिमिट है वो तेलंगाना पे लगती नहीं है, मतलब वो वाली जो नोटिफिकेशन है जो 40 लाख की लिमिट देती है वो तेलंगाना पे एप्लीकेबल ही नहीं होती। तो तेलंगाना पे जो नॉर्मल 20 लाख वाली जो लिमिट है ना वो एप्लीकेबल होती है। तो इन भाई साहब को तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट में भी लेना पड़ेगा, इसमें भी लेना पड़ेगा। ओके, थर्ड, आकाश ऑफ उत्तर प्रदेश इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला। कहाँ का है ये पर्सन,
ये उत्तर प्रदेश का है और एक्सक्लूसिवली क्या कर रहा है, पान मसाला की इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज ₹30 लाख। ओके, अब उत्तर प्रदेश का है। नाउ थ्रेशोल्ड के लिए हम क्या देखते हैं, एक तो स्टेट देखते हैं सबसे पहले, तो उत्तर प्रदेश है और क्या कर रहा है, एक्सक्लूसिवली पान मसाला की सप्लाई कर रहा है। नाउ पान मसाला इज गुड्स, ठीक है। तो जो 40 लाख वाली, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या इसमें 40 लाख की लिमिट लगती है क्या, तो यस, उत्तर प्रदेश में 40 लाख वाली लिमिट है वो एप्लीकेबल होती है, ठीक है। नाउ लिमिट तो एप्लीकेबल होती है, बट वो कब एप्लीकेबल होगी, जब आप कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाई करोगे। बट जब हम वो 40 लाख वाली कंडीशंस में जाते हैं, उस नोटिफिकेशन की कंडीशन में जाते हैं, तो वो तो कहती है कि भाई अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स सप्लाई करते हो, जैसे आइसक्रीम है, पान मसाला है, तो आपको 40 लाख वो उस नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, मतलब आपको 40 लाख की लिमिट मिलेगी ही नहीं। तो इनको कौन सी लिमिट मिलेगी भाई, 40 लाख की नहीं मिलेगी, तो इनको मिलेगी 20 लाख की लिमिट, ठीक है। और इनका टर्नओवर कितना है, 30 लाख है, तो इनका टर्नओवर भी क्रॉस कर गया, तो इनको भी क्या करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है ना। मैंने मजे मजे में ये तीनों पार्ट्स है वो सॉल्व कर दिए। अब स्टेट का और थ्रेशोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है उसको याद रखने में, उस कॉम्बिनेशन को याद रखने में, और किस स्टेट में क्या लिमिट लगेगी इसके लिए, ठीक है। तो मेरे चैनल पर एक शॉर्ट ट्रिक है, मैंने एक वीडियो बनाया है, अराउंड 10 मिनट्स के अराउंड वो वीडियो है, बट अगर आप वो पूरा वीडियो देख लोगे तो आप जिंदगी भर ये वाली जो थ्रेशोल्ड्स है और स्टेट का जो कॉम्बिनेशन है आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, आई कैन बेट। तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप वो वीडियो देख सकते हो। एक बार अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको इस सारी की सारी लिमिट्स अलोंग विद द नेम्स ऑफ स्टेट्स रट जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगी, तो यू मे चेक। अगर आप को हेल्पफुल लगता है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु कैन बी रजिस्टर्ड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर अंडर सेक्शन 48 ऑफ CGST एक्ट। ओके, जीएसटी प्रैक्टिशनर की जैसे कौन रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ठीक है। सेक्शन 48 है वो एक्सप्लेन करना है, रीड विथ रूल्स। रूल 83 और 84 है, उसमें कुछ कंडीशंस दे रखी है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। ये क्राइटेरिया दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट तो जनरल क्राइटेरिया है कि पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उसको किसी कोर्ट ने क्रिमिनल नहीं डिक्लेयर किया होना चाहिए, वो इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट नहीं हुआ होना चाहिए, ऐसी कुछ जनरल कंडीशंस है। और साथ में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। जनरल कंडीशन और स्पेसिफिक कंडीशन का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो क्या होगा, वो एज अ GSTP रजिस्ट्रेशन ले सकता है। स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है, या तो CA CS CMA होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसे कुछ कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। इट इज अगेन प्योर थ्योरी क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, बट ये क्वेश्चन आया है तो आपको वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्राइटेरिया है, वो आपको एज इट इज लिखना है अच्छी लैंग्वेज में, इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड मार्क्स। विद दिस हमने जो GST का पेपर है पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, डू हिट दैट लाइक बटन। दिस इज CA प्रीति परियार साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गुड बाय।